बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख लेंगे नौसल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं यूथ सेटलमेंट स्कीम और ई फैमिली परमिट के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के ज़रिए आपने मुझसे पूछी हैं, तो वो मैं आपसे अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले कि कौन अप्लाई कर सकता है आफ्टर 30 जून EU सेटलमेंट स्कीम में। तो क्लोज फैमिली मेम्बर्स के लिए आप EU सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वल्नरेबल पीपल यहाँ पर रह गए थे, जिनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, कुछ बच्चे हैं फॉस्टर केयर में, या आप लॉन्ग टर्म कोविड सिकनेस थे, या कुछ और आपके साथ मेंटल इशू था या साइकोलॉजिकल इशू था आपके साथ, तो आप अप्लाई नहीं कर सके हैं EU सेटलमेंट स्कीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड होने चाहिए। इसी तरीके से EEA फैमिली परमिट की जो अपीलें जिन लोगों की सक्सेसफुल हो गई हैं, लेकिन होम ऑफिस जो है उनको वीज़ा इशू करके नहीं दे रहा और उनको कह रहा है कि हम आपको असेस करेंगे कि आप EU सेटलमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और उसके बाद भी वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए EU सेटलमेंट स्कीम का प्री सेटल स्टेटस नहीं बनता और वीज़ा भी नहीं मिलता उनको। तो इनकी रेमेडी क्या है? उनकी रेमेडी ये है कि अभी आपको जुडिशल रिव्यू फाइल करना पड़ेगा और आपको कोर्ट से ही कोई रेमेडी मिलेगा, क्योंकि ये होम ऑफिस की पॉलिसी में एक खला है, इसको दूर करने की ज़रूरत है और ये कोर्ट के थ्रू ही होगा। जिन लोगों के रिलेशनशिप थे 31 दिसंबर के बाद स्टार्ट हुए हैं, तो उन पे अब UK का ही लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर उन्हें शादी का वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपको UK का जो स्पाउस वीज़ा है उसके तहत इंग्लिश लैंग्वेज पास करनी है, आपको घर का बताना है कि आपके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है, प्लस आपके पास जो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड है उसको भी साबित करना होगा, जो कि एट द मोमेंट 18,600 पर ईयर है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप 31 दिसंबर से पहले का है तो आप EU लॉ के अंदर आते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश एग्ज़ाम भी नहीं देना, मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड भी से आप एग्जाम्ड होंगे। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि जो ड्यूरेबल पार्टनरशिप का है वो क्या होगा। तो उसके लिए ये कि अगर आप 2 साल से EU नेशनल के साथ रह रहे हैं, 31 दिसंबर से पहले आपके 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर आपको पेपर अप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आप इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। जो डिपेंडेंट आ रहे हैं EU नेशनल के, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या आपके कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, आपने उनको नॉन EU से बुलाया या EU से बुलाया, उनके वीज़ा लग गए हैं, फैमिली परमिट उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, तो वो अब क्या आपके साथ रहना चाहिए या आपके साथ नहीं रहना चाहिए, उनको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत टेक्निकल और ग्रे एरिया है। जितने भी आपके जो डिपेंडेंट रिलेटिव हैं वो उनको आपके साथ एक हाउस होल्ड में ही रहना होगा। अगर वो एक हाउस होल्ड में नहीं रहते तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन सकती है, और अगर वो अलहदा रहते हैं, कहीं काम करते हैं, तो फिर तो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी आप पर नहीं रहती, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। एक हाउस होल्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक हाउस होल्ड में नहीं रहते तो फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रख लें। अगर तो आप काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं और आप अलहदा रहते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसी तरीके से जो आपके पेरेंट्स हैं उन के ऊपर तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का कानून नहीं लगता, क्योंकि वो अगर 30 जून से पहले उनके वीज़े लगे हैं, बगैर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के वो आए हैं, तो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एज्यूम की जाएगी उनकी एक्सटेंशन तक भी। अगर क्लोज फैमिली मेम्बर हैं तो स्टिल उन पर भी यही कानून लागू होता है, लेकिन जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं और जो जिन पे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का कानून लगा था उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, उनको ये दोनों चीज़ें एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन साबित करनी पड़ेंगी। अगर तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।